नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त देश तक का है और बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे। बिहार में बाढ़ और तबाही की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसने हर किसी को बेचैन करके रख दिया है। नेपाल से आने वाली नदियां बिहार में कोहराम मचा रही हैं। राज्य के 10 जिले पानी पानी हैं और करीब 7 लाख लोग बाढ़ की आपदा झेल रहे हैं। सरकारी मदद नहीं मिलने से निराश लोगों ने नीतीश सरकार के खिलाफ अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है। गंगा में थाने पर ही नदी ने धावा बोल दिया। बड़े बड़े बदमाशों के छक्के छुड़ाने वाली पुलिस बेबस दिख रही है। दरभंगा के गंगिया गांव में जब बाढ़ का पानी भर गया तो मुखिया ने बिजली के पोल से जुगाड़ का पुल बनाया ताकि आवागमन चलता रहे। परेशान लोग सुशासन बाबू की सरकार और उनके अफसरों को भी जमकर कोस रहे हैं, जिन्होंने बाढ़ के संकट में उन्हें बेसहारा छोड़ दिया है। सरकार जो है कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। हम खुद अपने बल पे जो है बिजली का पोल ला करके और आवागमन चालू करवाने का काम किए हैं। दरभंगा में लोगों ने जुगाड़ का पुल बनाया तो मुजफ्फरपुर में जुगाड़ की नाव से काम चलाना पड़ रहा है। गांव वालों ने थर्माकोल को जोड़कर छोटी छोटी नाव बनाई है ताकि सैलाब में आवाजाही बनी रहे। दरभंगा और समस्तीपुर में बागमती ने ऐसा कोहराम मचाया है कि रेल सेवाओं को रोकना पड़ा है। हायाघाट रेलवे स्टेशन के पास पुल नंबर 16 तक पानी आ गया है। जहां पर मैं मौजूद हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक रेल का पुल है। ये आप देखिए, ये रेल का पुल जो है वो समस्तीपुर दरभंगा रेल खंड पर मौजूद है, हायाघाट रेलवे स्टेशन के पास। और आप यहाँ पे तस्वीरें पहले देखिए, चारों तरफ किस तरीके से बागमती नदी का पानी जो है वो पूरे उफान पर है और रौद्र रूप दिखा रहा है और चारों तरफ फैल चुका है बागमती का पानी। और इसी की वजह से अब आप ये रेल पुल को देख सकते हैं। इस रेल पुल के जो पाए हैं यानी कि पिलर्स, वो अब नजर तक नहीं आ रहे हैं। जमीन से बाढ़ देखने के बाद अब आसमान से मोतिहारी में बाढ़ की विभीषिका देखिए। चारों तरफ पानी ही पानी है। हवाई सर्वे के बाद जब एसपी और डीएम जमीन पर हालात का जायजा लेने निकले तो बेग बाढ़ में डूबता दिखा। पेड़ के सहारे वो जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा था। कुल मिलाकर बिहार इस वक्त बाढ़ और कोरोना की दोहरी मार झेल रहा है। अब इंतजार इस बात का है कि संकट का ये दौर कितनी जल्दी खत्म हो। दरभंगा से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के बाद बात अब असम और देश के दूसरे हिस्सों की करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का क्रोध झेल रहा असम पूरी तरह से इस वक्त परेशान है। अब तक 95 लोग बाढ़ की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। राजस्थान से लेकर वहीं उत्तराखंड तक आसमान से आफत बरस रही है। विद्युत परियोजना बांध के गेट खोलने के बाद नगांव जिले के कई गांव डूब चुके हैं। 8 साल के एक बच्चे की मौत भी हो गई है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी ने इस साल त्राहिमाम मचा रखा है। असम के 26 जिले बाढ़ से बदहाल हैं। करीब 2500 गांवों के 28 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक राज्य में 95 लोगों की बाढ़ से मौत हो चुकी है। करीब 50,000 लोग घर डूबने से कैंप में शरण लेने को मजबूर हैं। ब्रह्मपुत्र की इस सबसे तेज धारा में पहुंचा है आज तक। और ये देखिए, पूरी जो नदी है वो कितनी भयावह दिखती है। तिब्बत से हिंदुस्तान के रास्ते बांग्लादेश का सफर तय करने वाली ये ब्रह्मपुत्र का फैलाव इतना बड़ा है कि सब कुछ मानो किसी एक विशाल सागर की तरह, समंदर की तरह दिखता है। नदी इस कदर हावी हो जाती है कि आसपास के जो इलाके हैं उन पर भी अपनी दिशा बदलकर उस तरफ भी चली जाती है। और इसीलिए जो तटवर्ती इलाके हैं जोरहट के, और खासकर पूर्वी जोरहट का इलाका है, वो देखिए वो सब कुछ जलमग्न है। किनारे के जो रास्ते हैं जहां अमूमन इन गाँवों में गाड़ियों से जाया जा सकता था, वो रास्ते कहीं से भी नदारद नहीं हो रहे हैं। अगर यहाँ कुछ दिखता है तो वो या तो पेड़ों का आधा हिस्सा या फिर चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। ये तस्वीरें पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद थाना पानी पानी हो गया। सिपाहियों को पानी निकालने के लिए खुद मोर्चा संभालना पड़ा। बारिश से बचाने के लिए फाइलों को इधर से उधर करना पड़ा। पहाड़ों पर भी मौसम की मार जारी है। चमोली में लगातार हो रही बारिश से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को अभी तक ठीक नहीं किया जा सका है। तस्वीरें कोटद्वार की है, जहां मेरठ पौड़ी हाईवे पर भूस्खलन होने से पहाड़ का एक हिस्सा सड़क पर आ गिरा। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।
लैंडस्लाइड की वजह से पूरी सड़क ही धंस गई। जोरहाट से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। प्राकृतिक आपदा ने इंसानी जिंदगी कितनी बेबस कर दी है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख रहे थे और इस बात को समझ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं अब आपको भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, जहां लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। पीएम मोदी इसके लिए भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे और भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आज खुद अयोध्या पहुंचे और रामलला की और प्रधानमंत्री जी उस गौरव को प्रदान करने के लिए अयोध्या आए। इसकी तैयारी, इस रूप में तैयारी हमारी व्यवस्था रहेगी। कार्यक्रम जिन भी पूज्य संतों को मुख्य आयोजन में भाग लेना है, क्योंकि वो संख्या सीमित होगी, हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी पालन करना है। कार्यक्रम को भव्य भी बनाना है, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर इस कार्यक्रम को ले जाना है। वैसे तो राम मंदिर का निर्माण ही करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए जिंदगी के सबसे अहम मौकों में से एक होगा। इसकी शुरुआत पीएम के हाथों से होना इस मौके को और भी खास बना देता है। लेकिन कई लोगों को 5 अगस्त के दिन अयोध्या में पीएम की मौजूदगी पर ऐतराज भी है। आप अयोध्या अपनी मंदिर जाए तो वो जायज है। हम अपने पड़ोस की मस्जिद में 25 लोग जाकर नमाज पढ़ना चाहे तो वो गैर कानूनी हो गया है। ये कहाँ का इंसाफ है मोदी जी? सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक सेक्युलर स्टेट का प्रमुख हूँ और वहाँ मेरा जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों को संदेश अलग होगा। लेकिन आजकल ये सब बातें बदल गई हैं। सियासत पहले मंदिर के पहली ईंट लगाने की पूरी तैयारी इस वक्त चल रही है अयोध्या में। आगे बढ़ते हुए रुख अब राजस्थान के सियासी गलियारे का, जहां पर दांवपेच का दौर जारी है। पायलट से शुरू हुई जंग अब राज्यपाल तक पहुंच चुकी है, जहां अशोक गहलोत ने कलराज मिश्र के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। गहलोत पक्ष लगातार विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़ा हुआ है, राज्यपाल सत्र बुलाने के मूड में नहीं। इस बीच गहलोत ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है, जिसमें विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव पास हुआ, जिसे राज्यपाल को दोबारा भेजने की तैयारी है। वहीं बीजेपी का खेमा भी आज राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचा। राजस्थान के सियासी अखाड़े का केंद्र अब राजभवन बन चुका है। गहलोत और पायलट से शुरू हुई जंग अब राज्यपाल कलराज मिश्र तक पहुंच चुकी है। गहलोत विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं राज्यपाल कोविड और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर सत्र बुलाने के मूड में नहीं है। अब यहाँ से निकलकर कहाँ जाएंगे? राजस्थान की राजनीति 5 सितारा होटल से निकलकर सड़क पर आ गई है। कांग्रेस अब धरना प्रदर्शन पर उतारू हो गई है, क्योंकि राज्यपाल महामहिम कलराज मिश्र ने कह दिया है कि हालात ऐसे नहीं है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। हम कह रहे हैं कि हम बुलाएंगे, सेशन बुलाएंगे, अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। उधर राज्यपाल से मुलाकात से पहले गहलोत ने जयपुर के होटल में ही कैबिनेट की बैठक की, जिसमें हालातों को लेकर मंथन किया गया। अशोक गहलोत ने कहा कि आप लोग तैयार रहिए, अगर 21 दिन तक बैठना पड़े तो यहाँ रहेंगे। राष्ट्रपति भवन जाना पड़े तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, या फिर प्रधानमंत्री निवास के बाहर दिल्ली में धरना देने जाना पड़े तो प्रधानमंत्री निवास दिल्ली भी जाएंगे। अरे जब घेराव होगा न तो गांधीवादी तरीके से होगा, अहिंसात्मक तरीके से होगा। सुनिए, लाखों लोग आएंगे। कब आएंगे? जब आप जुल्म करेंगे, संविधान का अपमान करेंगे। लेकिन कलराज मिश्र जी के ऊपर एक कंकर भी आएगा तो पहले अशोक गहलोत जी को, उनकी कैबिनेट को और कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगेगा। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम गांधी की पार्टी। इस तरीके से राजभवन को धरने और प्रदर्शन का अखाड़ा बनाया गया, तो क्या वो पूरे फोर्स से आहूत करने के कागजों पे जबरदस्ती साइन करवाना चाह रहे थे? राज्यपाल के खिलाफ पूरी तरह से राजस्थान कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है। राजस्थान के अलग अलग शहरों में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, वहीं पायलट तो कांग्रेस से करीब करीब आउट दिख रहे हैं। लेकिन जयपुर के धरने की कमान अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने संभाली, जो धरने में शामिल हुए। वैभव गहलोत पिछले 7 साल से कांग्रेस महासचिव हैं, लेकिन किसी पार्टी के धरने में नहीं आते थे। सचिन पायलट की विदाई के बाद पहली बार गहलोत ने पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पिछले 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, मुझे लगता है
भाजपा की केंद्र की सरकार को ये सब पच नहीं रहा। बहरहाल राजस्थान की सियासत में शह और मात का खेल जारी है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के नोटिस पर फैसला आना है, जो कि पायलट समेत 19 बागी विधायकों की किस्मत तय करेगा। वहीं विधानसभा सत्र बुलाकर राजनीति के जादूगर गहलोत कुछ और ही खेल की तैयारी कर रहे हैं। गहलोत का प्लान बिल लाकर व्हिप जारी करना है। जो पायलट गुट के बागी बिल के खिलाफ वोट देंगे, उनकी सदस्यता रद्द करने वाला हो सकता है। जयपुर से मौसमी सिंह और देव अंकुर के साथ शरद कुमार, आज तक। विधानसभा सत्र पर छाए हुए हैं बुरे नक्षत्र। अब ये सही कब होंगे, ठीक कब होंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल, लेकिन राजनीति राजस्थान को लेकर जारी है। आगे बढ़ते हुए राजस्थान से आ जाते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर गोंडा से यूपी पुलिस ने अपनी साख को गिरने से बचा लिया है। आज वो खुद पर गर्व कर सकती है, क्योंकि 24 घंटे में गोंडा अपहरण कांड को सुलझा लिया गया। मुठभेड़ के बाद सभी आरोपी धरे गए और सबसे अच्छी बात, बच्चा सही सलामत अपनी मां की गोद में पहुंच गया। ये तस्वीर यूपी पुलिस के लिए राहत लेकर आई है। एडीजी की गोद में वो बच्चा है जिसे 24 घंटे में बदमाशों से छुड़ा लिया गया। घर वाले पुलिस पर गर्व कर रहे हैं। आंखों में खुशी के आंसू हैं, जुबां पर भरपूर दुआएं। बच्चे को गोद में भरकर मां के आंसू तो थम नहीं रहे। दादा बच्चे को सही सलामत देखकर आंसू रोक नहीं पाए। कानपुर कांड से सबक लेते हुए यूपी पुलिस ने गोंडा किडनैपिंग कांड को 24 घंटे में ही सुलझा लिया। मुठभेड़ के बाद न सिर्फ बच्चा सही सलामत मिल गया, बल्कि सभी 5 आरोपी भी धरे गए। 2 बदमाशों को पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बदमाश बच्चे को गोंडा से बाहर लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने देर रात बैरिकेडिंग की, चिन्हित कार को रोका, लेकिन जब बदमाश गोली चलाने लगे तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। 2 बदमाशों उमेश और दीपू को पैर में गोली लगी, लेकिन सभी पकड़ में आ गए। किडनैपर में एक महिला भी है। 1 घंटे बाद फोन आया था। किसका? लड़की थी कोई। क्या कह रही थी? कह रही थी कि आपका बच्चा किडनैप हो गया था। तो फिर कुछ फिरौती भी मांगी थी? पैसे मांगे थे। कितना? 4 करोड़ रुपए। बदमाशों ने कारोबारी से 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी। आज तक के पास वो ऑडियो भी सामने आ गया, जिसमें महिला किडनैपर कारोबारी से फिरौती मांग रही थी। हाँ, तो आपका लड़का किडनैप हो चुका है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? और 4 करोड़ की व्यवस्था करो, हम शाम तक फोन करेंगे। अच्छा। और सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे देना शाम को। और अगर ज्यादा दिमाग सुनो और अगर ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश की तो अभी तो सब कुछ ठीक है, और जो करोगे हमें तुरंत पता चल जाएगा। मैं तो जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। कानपुर वाला मैटर तो आपने सुना ही होगा। हाँ। आंचल के साथ नीलांशु शुक्ला, गोंडा, आज तक। यूपी पुलिस जिस तरह से एक्शन में आई, हर जगह अब उसकी तारीफ हो रही है इस खबर के सामने आने के बाद। आगे बढ़ते हुए रुख अब कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबरों का करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। उन्होंने संपर्क में आने वाले लोगों को सलाह दी है कि वो तुरंत टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव होने पर इलाज शुरू करें। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। कोरोना का अटैक अब मध्य प्रदेश सरकार के शीर्ष तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टरों की सलाह पर मुख्यमंत्री भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। हालांकि उनकी सेहत एकदम ठीक है। ट्वीट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद अब तमाम कैबिनेट बैठकों में शामिल होने वाले मंत्रियों की सेहत की चिंताएं बढ़ गई हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संपर्क में आने वाले लोगों से कोरोना जांच कराने को कहा है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अफसरों और सहयोगी मंत्रियों को दिशा निर्देश देते रहेंगे। हालांकि रोजमर्रा का काम अब नगरीय विकास और प्रशासन मंत्री नरोत्तम मिश्रा देखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सिंह चौहान के जल्द ठीक होने की कामना की।
लेकिन सदन में प्रतिपक्ष के नेता पीसी शर्मा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। बहुत चिंताजनक बात है कि प्रदेश का मुखिया ही कोरोना पॉजिटिव हो जाए। इसका मतलब यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। जो बात शुरू होना चाहिए मुख्यमंत्री से वो नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 700 से ज्यादा नए मामले आए हैं। राज्य में भोपाल और इंदौर सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक मुद्दा मिल गया है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की जो बदहाली है उसको उठाने का, उस पर निशाना साधने का। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो अब कोरोना पर कांग्रेस का सियासी वार भी शुरू हो गया है, लेकिन आगे बढ़ते हुए देश में बीते 24 घंटों में कोरोना का क्या हाल रहा है, किस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, उसके बारे में जल्दी से आपको जानकारी दे देते हैं। 24 घंटों का यह आंकड़ा 48,916 कुल केस सामने आए हैं। सिर्फ 24 घंटों में ही ठीक होने वालों की भी बड़ी तादाद है। 32,223 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 757 लोगों की 24 घंटे में कोरोना के कारण जान चली गई है, जो अपने आप में यकीनन परेशानी का सबब। अब तक का पूरा आंकड़ा जानिए। हिंदुस्तान में अब तक कोरोना के कुल केस 13,36,861 आए हैं, जिनमें ठीक होने वाले लोग की बड़ी तादाद है। 8,49,432 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, कोरोना को मात दे चुके हैं, हरा चुके हैं, जबकि 31,358 लोगों की जान इस कोरोना ने ले ली है, जो अपने आप में चिंता का सबब है। और बीते 24 घंटों का आंकड़ा इसमें जोड़ने के बाद स्थिति परेशानी वाली ही बनती है। राज्यों के हिसाब से महाराष्ट्र का आंकड़ा 3,57,000 से ज्यादा कुल संक्रमित, 1,99,000 ठीक हो चुके हैं, तकरीबन 2 लाख, जबकि 13,132 लोगों की अकेले महाराष्ट्र राज्य में जान जा चुकी है। तमिलनाडु 1,99,749 कुल केस, 1,43,297 लोग ठीक हुए हैं, एक बड़ा आंकड़ा है, जबकि 3,320 लोगों की जान चली गई है इस कोरोना की वजह से। तमिलनाडु की बात रुक कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का। 1,29,531 कुल संक्रमित, 3,806 लोगों की जान जा चुकी है राजधानी दिल्ली में, जबकि ठीक होने वालों की बड़ी तादाद है 1,13,000 से ज्यादा। ये कम से कम राजधानी दिल्ली और उसके आसपास रहने वालों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन कोरोना को मात देना होगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें और मास्क पहनकर ही अपने घर से बाहर निकलें। आगे बढ़ते हुए अब खबर ओडिशा से, जहां केरल से पहुंचे प्रवासी मजदूरों ने बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को उनकी जिंदगी का सबसे खास तोहफा दिया है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में केरल से पहुंचे प्रवासी मजदूर प्रशांत कुमार ने यहां एक्टर सोनू सूद के नाम से अपनी नई वेल्डिंग की दुकान खोली है और उसका नाम सोनू सूद बिल्डिंग शॉप रखा। दरअसल जब लॉकडाउन के दौरान प्रशांत केरल में फंस गए थे, तब सोनू सूद उनकी मदद के लिए सामने आए थे और अपने खर्चे पर उन्हें ओडिशा पहुंचाया। प्रशांत ने सोशल मीडिया के जरिए सोनू सूद से मदद की अपील की थी और कोरोना काल में रियल हीरो बने सोनू सूद प्रशांत की मदद के लिए आगे आए। आज सोनू सूद भी मानते हैं कि प्रशांत का यह तोहफा उनकी जिंदगी का सबसे खास तोहफा है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा में सोनू सूद वेल्डिंग शॉप की तस्वीर, जो अपने आप में बेहद खास, कम से कम सोनू सूद के लिए। आपको बता दें कि मजदूरों की घर वापसी की कवायद जब से शुरू हुई, उसके बाद से सोनू सूद और उनकी टीम लगातार उन लोगों की मदद करती रही जो पैसे के अभाव में या गाड़ियों के अभाव में अपने अपने घरों को वापस नहीं लौट सकते थे। और यकीनन वो सारे लोग सोनू सूद को खूब खूब दुआ दे रहे हैं। देश तक में अगली खबर जम्मू कश्मीर से देते हैं, जहां पर आज फिर आतंकवाद पर सुरक्षा बलों ने करारा प्रहार बोला है। राजधानी श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में जवानों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। 2 आतंकवादियों में से एक लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर इशफाक रशीद खान है, तो मारा गया दूसरा आतंकी भी लश्कर आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम एजाज भट्ट है। आज सुबह ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के एक दल के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। खुफिया जानकारी के बाद शुरू हुए एक सर्च ऑपरेशन के बीच ही यहां पर आतंकवादियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद सेना ने इनके खिलाफ काउंटर ऑपरेशन शुरू किया और सफलता हासिल की। तो आज फिर ये बड़ी कामयाबी मिली है सुरक्षा बलों को। इसी के साथ देश तक में अभी के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन आगे जरूर देखिएगा जिनपिंग के साजिश में सुरंग। ब्रेक के बाद नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।